Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. As you know, yesterday we discussed about our paper pattern and syllabus of our new session, our book of Federal Part 2. So, आज we will take a step forward, inshallah, and begin our very first chapter, which is named as Lincoln Gorge. तो लिंकन गॉर्ज हम पढ़ेंगे, रिटन बाय तुपेंग चेंग। नाम से थोड़ा चाइनीज लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द राइटर। तो तुपेंग चेंग जो है वो राइटर हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो was born in 1921, a Chinese writer he is। और उसके अलावा अपनी लाइफ टाइम में ही वर्कड एज अ वॉर कोरिस्पॉन्डेंट। वॉर कोरिस्पॉन्डेंट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो एक वॉर न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे जो है वो अपनी खिदमात पेश कर रहा होता है, सर्विसेज दे रहा होता है। तो इन्होंने वॉर कोरिस्पॉन्डेंट के तौर पे काम किया था फॉर द न्यू चाइनीज न्यूज़ के लिए। एक रिपोर्टिंग एजेंसी है, न्यू चाइनीज न्यूज़, उनके लिए इन्होंने काम किया। कब? ड्यूरिंग सिविल वॉर। वो हमें सिविल वॉर की, चाइनीज सिविल वॉर की और न्यू चाइनीज रिपब्लिकन वो जो उनकी बनी, और माओ ज़ेडंग की स्टोरी, और 1940 में उनको जो उनकी एक सिविल वॉर चल रही थी उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो उसके टाइम पर इन्होंने क्या किया, एक वॉर कोरिस्पॉन्डेंट के तौर पे काम किया। और काफ़ी इन्होंने जैसे हम लोग लिटरेचर के नोबेल पीस प्राइज़ की भी बात करते हैं, आजकल बातें हो रही हैं कि ट्रम्प को मिल रहा है और इस तरह से, या पाकिस्तान ने ट्रम्प को जो है वो इसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। तो इनको जो है वो पीस टाइम की खिदमत के लिए काफ़ी कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले। अब अगर हम बात करें लिंकन गॉश की, इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, तो इसका अगर आप देखें तो नीचे एक छोटा-सा इसका एक सबटाइटल है, व्हिच इज़ अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, कि एक इंसान को अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए। पोस्ट मीन्स अ मैन्स पोस्ट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ कमिटमेंट, अ ड्यूटी, अ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो वेदर is a soldier, whether someone is a soldier guarding his country, a father providing for his family, a worker fulfilling his role, I may say, a teacher fulfilling his role, his presence matters. Just his presence, or his or her presence matters. तो अपनी पोस्ट ना छोड़ने का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक कमिटमेंट दी गई है, विच वी हैव टू फुलफिल एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी है। इसमें हम कुछ इस तरह की बातें पढ़ेंगे, इसके अगर हम थीम्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड एज। आपको कुदरत कब कौन सा रोल दे दे, ये नहीं इस पे मैटर करता कि आपकी एज क्या है। आपने वो हर हाल में वो उसको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे भी एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है, जो जिससे हमारा ये थीम हाईलाइट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड एज। उसके बाद लव एंड सेक्रीफाइस इन फैमिली लाइफ, ये थीम भी हमें पता चलेगा इससे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें हार्श कंडीशंस में एक इंसान की जो आई में से एक स्टेडफास्ट एक इंसान रह सकता है, उसकी जो रेजिलियंस होती है, वो उसकी जो करेज होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंस्पिरेशन हम इससे लेंगे। अब अगर इफ वी टॉक अबाउट आवर टाइटल लिंकन गॉश, तो लिंकन का मतलब है चाइनीज, क्योंकि हम ये इसको टाइटल को देख रहे हैं चाइनीज में। तो लिंकन का मतलब है, लिंकन मीन्स अ माउंटेन पास, अ माउंटेन पास। और गॉश क्या है? अ नैरो वैली। तो ये कोई पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी नैरो सी, तंग सी कोई वादी सी है। अगर हम बात करें, कोई नेचुरल एरिया है विच इज़ नॉन फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप्स, कोई स्टीप से क्लिफ्स हैं, और कोई जिसमें कोई फ्लोइंग वाटर्स टाइप, इस तरह से वाटर बॉडीज होती हैं जिसके अंदर हम लोग अक्सर देखते हैं ऐसी जगहों को। बड़ी खूबसूरत सी जगह होती हैं कि आबशारें आ रही होती हैं, और इस तरह से नैरो पाथ्स होते हैं माउंटेन्स के अंदर। तो इस तरह से ये कोई जगह है लिंकन गॉश। और वहाँ चाइना में ये काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेजिडेंस होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं इन नैरो पाथ्स में। और वी कैन से अबाउट इट दैट
इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल। ये कोई ऐसी जगह है जो कोई शाहकार है इंजीनियरिंग का, लाइक बड़ा इसको जो है ना वो खूबसूरती से बनाया गया, बड़ा एहतियात से बनाया गया। तो ये भी ऐसे कोई रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर। और अब कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक सुपरवाइज़र है, काइंड ऑफ एक बंदा है और वो सुपरवाइज़ कर रहा है, एक इंस्पेक्टर है और वो डिफरेंट रेलवे लाइन्स को या कंस्ट्रक्शन साइट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है। वहाँ पे उस लिंकन गॉर्ज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे रहते भी जो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की हुई है, वो मज़दूर वहाँ उसी कंस्ट्रक्शन साइट के मज़दूरों ने की हुई है। वो वही मज़दूर हैं जो वहाँ पे रहने पे बेचारे फोर्स्ड एंड कंपेल्ड हैं, मजबूर हैं। तो वो वहाँ पे रह रहे हैं और एक इंस्पेक्टर आता है, एक सुपरवाइज़र आता है, एक ऑफ़िशियल पर्सन आता है जिसने वहाँ इंस्पेक्ट करना होता है, ऑडिट करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है उस कंस्ट्रक्शन साइट को। और वहाँ से like as he travels through the narrow snow-filled gorge, he faces extreme cold, hunger and exhaustion. वो बिल्कुल exhausted हो जाता है वहाँ पे, थक जाता है। तो struggling to continue, he just seeks shelter in a cave. वो जब थक जाता है तो वो चाहता है कि मैं कहीं पे पनाह लूँ, किसी मज़दूर के घर में मैं जाऊँ और वहाँ पे थोड़ी देर जो है ना वो बैठ के सस्ता लूँ। तो इस तरह से वो जिस केव में एंटर होता है, वहाँ वो क्या देखता है, किसके साथ एनकाउंटर उसका होता है, या इस तरह से हम जो है वो इसको अब स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स रीड इट टुगेदर। चलें जी, अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा-सा हमने इसके थीम्स के बारे में जाना, इसके हमने टाइटल के बारे में जाना, राइटर के बारे में जाना। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ के स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्नो, already more than half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. अब इसमें वर्ड आया है obliterated, मीन्स destroyed, removing। उसके अलावा एक वर्ड आया है hazy, मीन्स foggy, obscure, धुंधला करना। द स्नो, बर्फ, ऑलरेडी मोर देन हाफ अ फुट डीप, जो पहले ही आधा फुट गहरी थी, ऑब्लिटरेटेड, खत्म कर रही थी, मिटा रही थी, द लाइन बिटवीन अर्थ एंड स्काई, जमीन और आसमान के दरमियान की लकीर को, बिहाइंड अ हेजी वाइट कर्टन, एक धुंधली सफेद चादर के पीछे। अब हम इस पूरी लाइन को ट्रांसलेट करेंगे। बर्फ जो पहले ही आधा फुट गहरी थी, जमीन और आसमान के दरमियान की लकीर को मिटा रही थी, एक धुंधली सफेद चादर के पीछे। I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. मैं 40 किलोमीटर तक मुस्तकबिल की रेलवे के रास्ते की पैरवी कर रहा था। Following, पैरवी, chasing. Although I could hear the roar of machinery further back in the hills. हालांकि मैं पहाड़ों में कहीं पीछे मशीनरी की आवाज सुन सकता था। Although अगरचे I could hear the roar sound, आवाज of machinery further back, कहीं पीछे, in the hills, मैं कहीं पीछे पहाड़ों में मशीनरी की आवाज सुन सकता था। I had seen neither work sites nor workers, लेकिन मैंने ना तो कोई काम करने की जगह देखी, वर्क साइट, काम करने की जगह देखी, नॉर वर्कर्स, और ना ही कोई मजदूर देखा। अब हमने ये करना होता है कि हमारे पास जो पैसेज है, हमने उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि हमारे लिए एग्जामिनर कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से क्या सेट कर सकता है। अब हमने अपना पहला पैसेज पढ़ा, इसमें से क्या क्वेश्चंस हमारे लिए एग्जामिनर जो है वो हमें एज चैलेंज जो है वो दे सकता है। व्हाट इफेक्ट डिड द स्नो हैव ऑन द लैंडस्केप, हमने इस बारे में बात की। फिर हमने बात की है वहाँ पे उस रेलवे पाथ की कि हाउ फार हैड द नैरेटर फॉलोड द फ्यूचर रेलवे पाथ, या डिस्पाइट हियरिंग मशीनरी व्हाट हैड द नैरेटर नॉट सीन। इस तरह से हम अपने इस पहले पैसेज में हमारे कॉम्प्रिहेंशन या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। एंटरिंग लिंकन गॉर्ज, माय इरिटेशन इंक्रीज्ड। अब क्या कहता है, जब मैं लिंकन गॉर्ज में दाखिल हुआ तो मेरी इरिटेशन, झंझलाहट, तो मेरे चिड़चिड़ेपन में, मेरी झंझलाहट में इजाफा हुआ। इरिटेशन, अननॉयंस, इंक्रीज्ड, इनहैंस्ड, बढ़ना, इजाफा होना। जब मैं लिंकन गॉर्ज में दाखिल हुआ तो मेरी झंझलाहट में इजाफा हुआ। इवन इन क्लियर वेदर,
In this gorge the sun never shone. हत्ता कि साफ मौसम में भी सूरज कभी इस वादी पर नहीं चमकता था. Even in clear weather, हत्ता कि साफ मौसम में भी in this gorge the sun never shone. कभी भी इस वादी में sun सूरज नहीं चमकता था. It didn't matter where you looked up along the twisting course. The most you could see of the sky was a patchwork bigger than the palm of your hand. It didn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि where you looked up along the twisting course, कि इस घुमावदार रास्ते पर twisting एक हम कह सकते हैं कि zigzag path पर, एक घुमावदार रास्ते पर आप ऊपर जितना भी देखते, the most you could see of the sky was a patch. आप आसमान का जो मंजर देख सकते वो एक छोटे से पैच जितना होता है, एक छोटे से धब्बे जितना होता है, एक छोटे से दाग जितना होता, बट आई में से एक छोटे से हिस्से जितना होता. नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, जो आपकी हथेली से बड़ा ना होता, हथेली बराबर ही होता. क्या वो कहता है, थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहा है कि उस वादी में आसमान, क्योंकि ऑब्वियसली पैच इतने नैरो थे, इतने ज्यादा नैरो थे कि आप अगर ऊपर देखते भी सही आसमान को तो आपको क्या ही नजर आ जाता आसमान का. बहुत छोटे छोटे पैचेस जो है वो आपको नजर कहीं कहीं से आ जाते थे. लाइक इतनी वो तंग जगह थी और इतनी वो डार्क जगह थी. तो वो कहते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर देखते हो आसमान को, आप जब भी देखोगे इन घुमावदार रास्तों से, इन जिगजैग से आप जब भी ऊपर देखोगे, आपको एक पैच ही आसमान का नजर आ सकेगा जो आपकी हथेली से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा. लाइक इतना छोटा सा आसमान आप देख पाओगे. अब यहाँ पे एक वर्ड आया हाथ ट्विस्टिंग का. अब ट्विस्टिंग हमें पता है टर्निंग की सेंस में हम ले रहे होते हैं. कोई कोई टर्निंग रूट होता है, जो कोई शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जैसे समटाइम्स इस तरह से फॉरेस्ट में शॉर्टकट से बने हुए होते हैं, टर्निंग रूट्स होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं ट्विस्टिंग कोर्स को, अ टर्निंग रूट और पाथ. पैच क्या है, पार्ट, स्पॉट, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आए हैं इसमें. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से ऐसा ट्रिकी वर्ड यहाँ पे आया है. Now it was a dusk, and the swirling snowflakes and the gale made every step a struggle. अब वो कहता है कि शाम हो चुकी थी. It was dusk, evening time. Dusk क्या है, evening time, शाम हो चुकी है. And the swirling, rotating, twisting, okay, घुमावदार again. Snowflakes जो रोटेट कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं वहां पे, फिर रहे हैं. बर्फ के गाले, बर्फ के गाले, अब शाम हो चुकी है और बर्फ के घूमते हुए गाले. एंड द गेल, और तेज हवा, स्ट्रॉन्ग गेल, स्ट्रॉन्ग, मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल, हर कदम को एक जद्दोजहद बना रहे थे. ठीक है, हर कदम को अब डिफिकल्ट टू अचीव बना रहे थे कि अब हर कदम पे जाना मुश्किल था. तो अब शाम हो चुकी है और अब बर्फ के घूमते हुए गाले और तेज हवा ने हर कदम को एक जद्दोजहद बना दिया. अब अगर हम अपने सेकंड पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं. लाइक व्हाई डिड द नैरेटर फील इरिटेटेड अपॉन एंटरिंग लिंकन गॉर्ज? What was the visibility of the sky like in the gorge, even in clear weather? How did the dusk and weather affect the narrator's journey? इस तरह से अब इस पैसेज में से हमारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर सकता है हमारे लिए. Construction in the gorge was very busy. उस वादी में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वर्क, तामीराती काम तेजी से जारी था. was very busy, तेजी से जारी था. Everywhere people were at work, हर जगह लोग काम में मसरूफ थे. Generators, सीमेंट मिक्सर्स, एयर कंप्रेसर्स shook the ground. और जनरेटर, सीमेंट मिक्स करने की जो मशीनें थी और एयर कंप्रेसर्स थे वो ज़मीन को हिला रहे थे. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं, मशीनें हैं, मशीनरी है जो काम कर रही हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. तो ये सब क्या कर रहे थे, शुक, काइंड ऑफ ट्रेम्बल, ज़मीन को हिलाना, ज़मीन की वजह से कांप रही थी. जैसे समटाइम्स हम विटनेस करते हैं, हमारे घरों के साथ कोई चक्की होती है तो उसकी अगर उसके साथ कोई घर होते हैं तो वो ज़मीन जो है वो थर 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 कांप रही होती है, लाइक जैसे. तो इस तरह से इन मशीनों की वजह से ज़मीन जो है वो कांप रही थी, ट्रम्बल कर रही थी. Hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow. और वहां सैकड़ों बल्ब पीले या जर्द और मध्यम होके चमक रहे थे. Gleamed, shine. Electric wires crisscrossing like giant spider web.
और वहां पे जो बिजली की तारें थी वो मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे को काट रही थी। क्रिस क्रॉसिंग, इंटरसेक्ट, एक दूसरे मैथ के स्टूडेंट्स हो तो उनको इंटरसेक्ट का पता होगा। तो इंटरसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे के दरमियान से गुजर रही थी, एक दूसरे को काट के गुजर रही थी, क्रिस क्रॉस कर रही थी। और जाइंट क्या है? लाइक वी से ह्यूज, जाइगेंटिक। तो ये किसी मकड़ी के जाले की तरह जो है वो एक दूसरे को काट रही थी। वर स्कार्सली विजिबल, और बमुश्किल नजर आ रही थी। विजिबल, नजर आना, और स्कार्सली, हार्डली। But I could see the overhead cables and the pulley cars sliding back and forth loaded with materials. लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था, द ओवरहेड केबल्स, ओवरहेड अबव, ऊपर से गुजरती हुई, ओवरहेड लाइक ऊपर से गुजरती हुई केबल्स, और उनकी देयर पुली, और उनकी जो स्ट्रिंग्स उनको पुल करने के लिए, या हम कह सकते हैं उनकी जो पुलियां थी, उनकी पुलिस थी, वो ऊपर से जो गुजर रही थी, इधर उधर जा रही थी। तो वो कहता है मैं उनको देख सकता था, स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ, जो आगे पीछे हो रही थी, आगे पीछे सफर कर रही थी, लोडेड विद मटेरियल्स, और मवाद से लदी हुई थी। अब हमारे पास पैसेज 3 है, तो पैसेज 3 में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। हमने टेक्स्ट पढ़ा, अब हमें पता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज आ रहे हैं जो एग्जामिनर जिनको टच कर सकता है। लाइक व्हाट साइंस शोड दैट द कंस्ट्रक्शन वाज हैपनिंग एक्टिवली इन द गॉश, how was the ground affected by the construction machinery, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि what was being transported on the overhead pulley cars. Hungry, cold, I tripped and fell, scraping my hands. वो क्या कहता है कि भूखा था, सर्दी से कांप रहा था। I tripped, slipped, मैं फिसला, and fell, और गिर गया। Scraping my hands, scratching, wounded, और अपने हाथ, मेरे हाथ जो है वो हाथ और घुटने छिल गए या जख्मी हो गए। तो वो कहता है क्योंकि मैं भूखा था, सर्दी भी थी, तो इस सिचुएशन में मैं गिरा, स्लिप हुआ, और उसके बाद मेरे हाथ जो है वो जख्मी हो गए। इनफ, बस। आई वुड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ, अब मुझे किसी चट्टान के नीचे कोई जगह ढूंढनी ही है। अब मुझे किसी चट्टान के नीचे कोई जगह मिलनी होगी। क्लिफ, चट्टान, रॉक, माउंटेन, आउट ऑफ द विंड, हवा से बचने के लिए, एंड रेस्ट अ फ्यू आवर्स, और कुछ देर आराम करने के लिए। If I reach the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock, अगर मैं कल सुबह तक भी मटेरियल डिपो, कल सुबह 10 बजे तक भी मटेरियल डिपो पहुंच जाता हूँ, that still wouldn't be too late, फिर भी इतनी देर नहीं होगी। अब क्योंकि ही वॉज डायरेक्टेड एज, उसको ये इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी कि उसने उस डेस्टिनेशन पे, उस मटेरियल डिपो पे पहुंचना है इस टाइम पे। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सुबह 10 बजे तक भी पहुंच जाऊंगा तो इट वुडंट बी सो लेट। अब मटेरियल डिपो क्या है हमारे पास, जैसे हम बुक डिपो वगैरह की बात करते हैं, तो इट्स अ स्टेशन, इट्स अ टर्मिनल, जहाँ पे उनका कोई कंटेंट रखा हुआ है, या उनकी कोई, हम कह सकते हैं किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जहाँ उसने ही वुड गो टू इंस्पेक्ट देम। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि अगर मैं वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच भी जाता हूँ, तो स्टिल अभी भी इतना लेट नहीं होगा। स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस, अंधेरे में इस तरह गिरते भटकते हुए, स्टम्बलिंग, फॉलिंग, भटकते हुए, आई वाज लायबल टू फॉल इनटू सम डीप रावन, मैं किसी गहरी खाई में गिर सकता था। लायबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किसी गहरी खाई में मैं गिर सकता था। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस मटेरियल्स डिपार्टमेंट चीफ, और वो यकीनन इस मटेरियल डिपार्टमेंट के चीफ का इख्तिताम होता। आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप लिस्ट। वो क्या कहता है कि मुझे भी फिर जिस तरह से बाकी चीजें फेंक दी जाती हैं, इस्तेमाल शुदा होती हैं, तो मेरा नाम भी इस्तेमाल शुदा चीजों की फहरिस्त में आ जाता है। यूज्ड अप लिस्ट, इस्तेमाल शुदा चीजों की फहरिस्त में।